Good morning, all of you. Welcome back to Ansarkari. So, starting with the news analysis, critical analysis, I should say, for 22nd of December. So, CISF to take over the parliament security. कुछ important topics जो आज हम discuss करेंगे. साक्षी मलिक, she quits wrestling in protest. पूरा देखेंगे what has been the incident and the reason behind she quitting wrestling. Then opaque methodologies of rating firms flagged. कल हमने इको सेशन में जो सीरीज हम कवर कर रहे हैं, कल हमने इन डिटेल कवर किया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. सो ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक है एंड ये एक बहुत बड़ा कंसर्न और चैलेंज है हमारे लिए. देन द डिबेट ओवर क्रिएटिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. आज के सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. सो टर्बुलेंट विंटर सेशन एंड्स डे बिफोर द schedule. So Prerna, can you tell me why it is being called turbulent winter session? टर्बुलेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम? मेन पीक टाइम आ गया शायद इसलिए इम्पोर्टेंट Turbulent. होगा। Okay, turbulent See, in the. हाँ 146 MP have been suspended. That's why. हाँ, they have been suspended. ठीक है. So both the houses they have been adjourned, signed, die. तो औशिक इसका मतलब क्या होता है? Adjourned, signed, die. I am just guessing. Exactly नहीं पता. I think it will be कि अ, कोई लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं किया गया, कर दिया गया हमेशा के लिए, until unless स्पेसिफिक नोटिस दिया जाएगा बाय द लोकसभा हाँ चेयरमैन. अभी यस वो यही मतलब होता है इसका. और वी आर सीइंग कि 146 MPs have been suspended at the same time 18 bills have been passed. So कल भी हमने पॉइंट रेज किया था कि when we talk about healthy debates in the parliament या in detailed debates discussion होना चाहिए, तो amid that एक साइड MPs are also being suspended in such a large number और जो रोल है opposition का that should be critical role in terms of इवन जो बिल्स भी डिस्कशन के लिए लाए जा रहे हैं उस पे भी की एरियाज को हाईलाइट करना या कुछ चैलेंजिंग एरियाज हाईलाइट करना. So now this raises questions again over the efficiency and the quality of the bills that are being passed. And we have also seen ki the number of bills which are being referred to the parliamentary standing committees, their number is also declining. So Lok Sabha passes the bill on the chief election commissioner and the election commissioner's appointment. तो यहाँ पे द चेंज हैज बीन डन. इसमें वी सॉ कि जो कमेटी अपॉइंट करेगी सीईसी दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर, वन जुडिशियल मेंबर एंड द मेंबर ऑफ ऑपोजिशन. आई थिंक ये 3 मेंबर्स रहने वाले हैं इफ आई एम करेक्ट. सो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंसर्न है. एंड so यहाँ पे लिखा scarce presence of opposition members. So role of opposition is in a democracy is important. Democracy function नहीं कर सकते without an opposition. So earlier we did not have a clause related to the appointment of CEC and other election commissioners. So I think there's one CEC, chief election commissioner, and 2 other election commissioners, right? और शिक्षा और कोई नंबर अलग होते इसमें? हाँ 3 है. और ठीक है. और और एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कितना मेंबर बॉडी होना चाहिए इलेक्शन कमीशन. इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड. तो 1991 में पहले एक ही था सीईसी, उसके बाद फिर 2 दिया गया. तीनों का जो वोटिंग होता है वो सेम ही होता है, 1 सीईसी प्लस 2 ईसी. बस उनका जो सीईसी का रोल रहता है वो रोल इट इज कास्टिंग वोट दिया जाता है को डिसीजन मेकिंग में. हाँ, तो इससे पहले जो अपॉइंटमेंट्स और भी. सीईसी इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं कि उनके पास चार्जेस जो है वो सही है कि नहीं, उसके बाद फिर रिमूव हो सकता है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, आई थिंक. Or the manner of removal is, I think, the same as for the Supreme Court judge for removal of हाँ CEC. हाँ हाँ हाँ. Okay, so इससे पहले जो 2/3 मेजोरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी. और ईसी जो है ना, ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी. तो CEC, हाँ. ईसी वाला जो है ना वो कम है, उनकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं. सीईसी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324. हाँ. ईसी इवॉल्व हुआ है ओवर द इयर्स. मतलब हो सकता है 5 हो जाए, 7 हो जाए, 15 भी हो जाए आने वाले समय में, कोई फिक्स. लेकिन सीईसी के बारे में दिया हुआ है सिर्फ.
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सीसी के बारे में बात करता है। सो यहाँ पे लिखा गया है, मतलब पहले का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस था, पहले अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती थी, तो इसकी वजह से वी कैन से कि एक एग्जांपल भी हो सकता है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और यूनिटरी पावर। सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जैसे अभी मैंने बोला कि 3-member कमिटी वुड नाउ बी लुकिंग फॉर and like name search and selection committee would be deciding for the appointment of CEC. So assets केस में मिनिस्टर एंड वाइफ गेट्स 3 years in prison. So यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात कर सकते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट लिली थॉमस केस ऑफ 2013, जिसमें बोला ये गया है कि इफ MP or MLA gets convicted for 2 years or more, then you get immediately disqualified and आप नेक्स्ट 6 years के लिए आप फिर से मतलब इलेक्शंस फाइट नहीं कर सकते हो, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हो आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द प्रिजन. एंड यहाँ पे जो एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज इम्पॉर्टेंट. एंड एसेट्स केस में यही है कि आपकी इनकम कम है कंपेयर टू आपके एसेट्स कितने ज्यादा हैं. सो ये ब्लैक मनी. So this is there. So coming soon, a cafeteria for the oil spill hit birds at the creek in Tamil Nadu. So recently हमने देखा था कि oil spill हुआ था तमिलनाडु कोस्ट के अराउंड, एंड यहाँ पे कैफेटेरिया की बात हो रही है फॉर द ऑयल स्पिल हिट बर्ड्स. So experts are planning to establish feeding stations for these birds at this Innor Creek. हमने इसको in detail discuss किया था from the perspective of geography. And which lake, important lake we discussed over here? Can you name the lake? We talked about Puramasi, Sriharikota is also located. पुलिकट वो तो लेक। नीचे में है ना, वो तो आप बात करो पुलिकट लेक का। हाँ, पुलिकट लेक की जो, बात करें ना, हाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करी ये थी. तो, और क्रीक और हाँ, हाँ, पुलिकट लेक इम्पोर्टेंट है ना, उसकी ज्योग्राफी और इम्पोर्टेंट लोकेशंस. तिरुपति जो इम्पोर्टेंट तो फिर पिलग्रिमेज. डिस्कस किए थे लेक और क्रीक में क्या डिफरेंस है। हाँ, वो तो डिस्कस. क्रीक में इट इज इंट्रूजन ऑफ सी वाटर एक जगह से, ब्रैकिश बाकी वाटर. लैंड से ग्राउंड। बैक वाटर्स क्या होता है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, तो पुलिकट लेक इज अ ब्रैकिश वाटर लेक. एंड यहाँ पे ये फीडिंग स्टेशन वुड बी देयर. सम बर्ड्स दे विल रिक्वायर इंटरवेंशन एंड two or three of them are very weak. तो चैलेंज विल बी इन कैप्चरिंग देम. तो हम ये बात कर सकते हैं कि ऑयल स्पिल की वजह से बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट होती है. एंड वी कैन ऑल्सो से कि एक ये इम्पॉर्टेंट कोस्टल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज या वाटर पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इवन सुनामीज ऑल्सो, और वी कैन से कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं. So important body is Wildlife Trust of India. You can look for exactly the nature of this body and share the details. And here we have the Besant Memorial Animal Dispensary. So these are planning to establish feeding stations for these birds जो oil spill की वजह से impact हुए हैं. So इनकी बॉडी पे अगेन अगर ऑयल लग जाता है बिकॉज वाटर में ऑयल स्पिल हुआ है, so the weight becomes heavy and they're not able to properly fly because of this. So बहुत मतलब we can say negative impact होता है on the biodiversity of that region. And we can also look for कि वहाँ पे important rivers कौन सी हैं. Bird population has brought down drastically because of the oil spills. So consular access कौन से convention के अंडर मिलती है? There's a specific convention on this. Ashik, can you name that? नहीं पता। मैंने इसको डिस्कस भी किया था. जेनेवा कन्वेंशन तो नहीं होता है. There's a different एक और convention है. I'm also not able to recall the name. You can search for it and please mention that. We have taken up judicial custody और police custody में क्या difference है, इस पे question आ चुका है prelims में. So judicial custody के केस में you have to take permissions from the court जब हम बात करते हैं investigations की, and the person or the accused is in the jail.
whereas पुलिस कस्टडी में पुलिस प्रोमाइसेस पुलिस स्टेशन के अंडर ही इज अंडर अरेस्ट. Manchester Wildlife Trust of India. It was formed in 1998 and it's just a registered charity. ठीक है. Okay. So NGT seeks report on the encroachment of water bodies. So ये एक important बोल सकते हैं, सबसे बड़ा reason यही होता है behind we can say जो flash floods होते हैं, even urban floods की हम बात करते हैं, तो declare floods in Tamil Nadu districts as a national disaster. So floods तमिलनाडु में हो रहा है, क्या इसको हम national disaster बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? औशिक, इस पे आप क्या बोलोगे? तो स्टेट स्पेसिफिक इसको कंसर्न है. बोल भी सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है, हाँ स्टेट कंसर्न है, तो ऐसे देखा जाता है कि जो साइक्लोन आता है और उड़ीसा में हर साल एक तरह से डिजास्टर क्रिएट करता है, तो नेशनल डिजास्टर तो घोषित किया जाता है ना उड़ीसा में। लेकिन इसमें बोल सकते हैं नेशनल डिजास्टर नहीं बोल सकते हैं कि स्टेट के लिए अलग से प्रोविजन होना चाहिए, जैसे उड़ीसा के लिए अलग से प्रोविजन है हम्म. और इसको अलग से ध्यान देना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्लड्स है ना, ये मैन मेड क्रिएशन भी है। साइक्लोन जो उड़ीसा में आता है वो मैन मेड नहीं है, राइट. क्योंकि यहाँ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गया, स्टॉर्म वाटर का इशू है इसमें, तो अनप्लान्ड है, तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के कारण होता है ये सब। इसलिए इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते नेशनल डिजास्टर, तो हम्म. स्टेट शुड टेक इनिशिएटिव। सो यहाँ पे पोस्ट डिजास्टर मेजर्स का भी. NGT 6 रिपोर्ट ऑन इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। हम्म. तो एनक्रोचमेंट ऑन वाटर बॉडीज हो रहा है, फ्लड प्लेन्स पे कंस्ट्रक्शन की जाती है, वो कोई एनक्रोचमेंट ही हो गया. श्रिंकेज ऑफ वाटर बॉडीज हो रहा है. एंड व्हाट इज नाउ द एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स एंड स्टोरेज टैंक्स इन चेन्नई, इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम सारीज दो ऑल्सो हैव अ GI टैग. तो यही हमने बात करी थी कि लैंड की वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए. उसके लिए वी नीड टू रीस्टोर द मार्श लैंड्स, दी वेटलैंड्स विच आर इम्पोर्टेंट, लेक्स को रीस्टोर करना इंपॉर्टेंट है. सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लान्ड अर्बनाइजेशन ऑल्सो. एंड CRZ नॉर्म्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन. सो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं, यू कैन शेयर द डिटेल्स ऑफ दैट ऑल्सो. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे अगर हम फंड्स की बात करें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से डिमांड की गई है कि ₹2000 ट्रांसफर होने चाहिए. सो दिस देयर, इसके अलावा और कोई फंड जिसमें अनफोर्सीन इंस्टेंसेस के लिए वी कैन से कि फंड्स डेवल्यूशन किया जाता है स्टेट्स को? आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल रिलीफ फंड है, जिसको PM केयर्स फंड या PM केयर्स फंड के अंडर ये कंसिडर किया जाएगा फॉर द डिजास्टर्स और नॉट. सो वो डिटेल भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है. So deforestation for mining resumes in Hasdeo. Locals, activists, they allege detention. So this is in the state of Chhattisgarh, Hasdeo. So deforestation की जा रही है और that is also for mining. तो दोनों ही जो environmental impact होगा, negative होगा दोनों activities का. Hasdeo forest in Chhattisgarh state, and the locals, they are protesting against the the destruction. Local administration claims it has permission to go ahead with deforestation. So सबसे important यहाँ हो जाती है environmental impact assessment report. But यहाँ पे mining के लिए की जा रही है, तो वहाँ पे भी EIA important है at the same time. So this is again growth versus development का जो एक case study है. And local administration ये बोल दिया उन्होंने कि they had the permission to go ahead and not create a law and order situation. एक्टिविस्ट को एडवाइस दी गई है. तो जैसे हमने देखी पहले कि चिपकू मूवमेंट हुई है, on similar lines we are having this. एंड उड़ीसा में भी हमने देखा था जो वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट था, उसके अगेंस्ट भी लोकल्स वर अगेंस्ट दैट प्रोजेक्ट, दे वर ऑन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. सो ये एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन इज अ नेम विच दे आर रनिंग, एंड सोशल मीडिया पे कैंपेन की डिटेल्स भी वायरल हो रही हैं. और कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर सकते हैं औशिक?
फॉरेस्ट राइट एक्ट का बात कर सकते हैं इसमें, हम्म शेड्यूल 5 का बात कर सकते हैं हाँ, इंडियन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा में। एक्ट आ सकता है। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ या कोई एंडेमिक वाइल्ड लाइफ, वी कैन लुक फॉर दैट। और छत्तीसगढ़ में व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉरेस्ट जो हमें मिलते हैं? डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस मिलते हैं आई थिंक। हम्म देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, प्लीज कंफर्म दिस। So, what is Salva Judum? NHRC seeks report on victims of Salva Judum. NHRC is National Human Rights Commission. Salva was an initiative taken by the Chhattisgarh Congress. Mahinder Karma was a LOP, leader of opposition, back in 2019. It was a tribals movement against the Maoist, Salva Judum. लेकिन उसमें ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हुआ है उसके बाद फिर देवर केसेस ऑफ की एट्रोसिटीज अगेंस्ट द ट्राइबल्स। तो Hmm. इसलिए तो मतलब गन्स दिया जा रहा है ट्राइबल्स को कि आप जा करके मारो सीपीआई मोस्ट को, अगर एक लाइन में बोलना है तो। Hmm. और यहाँ पे तो ये देवर एट्रोसिटीज। सिंपल ये हाँ लिखा भाई, है, जो मिलिशिया ऑफ ट्राइबल पर्सन मोबिलाइज फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द आर्म्ड सीपीआई माओइस्ट। तो एज इसलिए एनएचआरसी ने माओइस्ट, हाँ बैन माओइस्ट, कर दिया था, राइट। रिपोर्ट बैन कर दिया। हम्म और 2013 के अंदर में असैसिनेशन हो गया महेंद्र कर्मा का, और उसके साथ साथ 13 लोग थे, 30 के आसपास थे। उनको वो उनका फेमस है लीडर ऑपोजिशन, बाकी सबको मार दिया गया था हम्म ठीक है। एंड कॉन्वे ऑफ कार। जैसे हाँ सोल्वा जुदुम की वजह से many tribals have also been displaced from their habitats also. So these internally displaced tribals, they are living in forest areas and they have been deprived of benefits of the social welfare schemes also. So violation of human rights context में report has been there. So important as Salva Judum, it is also related to the left wing extremism, red corridor की हम बात करते हैं। And CPI Maoist, it is banned under the Unlawful Activities Prevention Act. And जो CPI Marxist and Leninist है, that is not banned. तो मार्क्सिज्म और माओइज्म में क्या बेसिक डिफरेंस है औशिक? Marxism talks about the stateless society and they follows the principle of the Marx, Karl Marx. हम्म मॉइज्म होएगी मॉ जेडोंग, जो चाइना के है। उनका रोल था कि आर्म्ड रेवोल्यूशन हो बाय द पेजेंट, नॉट स्पेसिफिकली बाय द प्रोलेटेरिएट, बाय द पेजेंट, तो हम्म प्रिमिटिव पेजेंट। तो इसलिए मॉइस्ट के हिसाब से देखा जाए तो दे वे इन्फ्लुएंस में मॉ जेडोंग आइडियोलॉजी 1960s से में, और टूट गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो टुकड़ों में, एक माओइस्ट बने थे और मार्क्सिस्ट लेनिस्ट हुए थे उसी अब समय। माओइज्म हाँ वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, दे बिलीव इन कि वायलेंस के थ्रू दे कैन ओवरथ्रो दी हम स्टेट। वॉयलेस, एकदम वॉयलेस, और वो हाँ। पहले वाले जो रहेगा ना वो आर्म्ड सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिया में है ना तो आर्म्ड अगर बोलेंगे तो बैन हो जाएंगे। हम्म इसलिए हाँ इसलिए इंडिया बोलता है डेमोक्रेटिकली वी हैव टू इंश्योर दैट द मार्क्सिम प्रिंसिपल इज अपहोल्डेड इन द लॉन्गर रन। तो ये हम्म पहला तो वाला। हाँ मार्क्सिज्म की मेन आइडियोलॉजी या जिस चीज को वो सपोर्ट करते हैं, दैट इज कि प्रोलिटेरिएट जो वर्किंग क्लास है, दे शुड ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रादर देन द कैपिटलिस्ट क्लास, और जिसको हम बॉर्जो क्लास भी बोलते हैं। सो दैट इज द सिंपल आइडियोलॉजी विच दे सपोर्ट। सो लाडली बहना स्कीम स्टेट रन स्कीम्स हैं मध्य प्रदेश में, विच इज अगेन वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए या गर्ल चाइल्ड के सपोर्ट के लिए। लाडली बहना एग्जैक्टली लाइक लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी स्कीम्स दे वुड बी कंटिन्यूड। सो अभी रिसेंटली नई गवर्नमेंट आई है तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि स्कीम्स नहीं रुकेंगी। लुकिंग फॉर एग्जैक्टली होता क्या है तो ठीक है। डीबीटी के थ्रू बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। ओके
So neighboring states, inevitably, they end up having a love-hate relationship. This issue becomes even more complicated when their names begin with the same letter also. So KSRTC जो है, it is a Keralite. To a Keralite would mean that Kerala state road transport, और again कर्नाटक के लिए कर्नाटका होगा क्योंकि के से दोनों स्टेट है. तो end of the road for the long running dispute with Kerala as Karnataka wins the right to use this KSRTC. So Kerala इसको use नहीं कर सकता है. Karnataka would be using this term. So ये एक issue था regarding the naming. Copyright के regarding copyright versus copyright. So first user rule apply किया गया है. In response, Kerala sought the intervention of the state trademarks registrar invoking the first use rule. So केरला ने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स कि उन्होंने पहले इस टर्म को यूज करना स्टार्ट किया. So this is also one form of interstate dispute. हम हमेशा बात करते हैं वाटर इंटर रिवर interstate water sharing issue. So Kerala में we are seeing right now 87% of active COVID cases are there. जो न्यू वेरिएंट की हमने बात करी थी of COVID-19, JN.1 subvariant of coronavirus is being spreading. India Skills Report finds that Kerala is the most preferred state to work. So in terms of skills or skilled, we can say demographic dividend, we see that Kerala में सबसे ज़्यादा people they wish to work there. So All India Council for Technical Education, Confederation of Indian Industry and Association of Indian Universities, सारे pressure groups के examples हैं. The National Employability Test conducted across the country वो भी indicate कर रहा है employability in India has improved with 51.25% of the assessed youths found to be employable with the required skills. But still ये increase हुआ है, that is good, but it is still at 51%. So this needs to increase more. सो स्किलिंग पे हम फोकस कर रहे हैं. अब स्किलिंग की हम बात करते हैं, कलेक्टिव स्किल्स की हम बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स की हम बात करते हैं. हम एक और फ्रेज यूज सकते हैं, कलेक्टिव सॉफ्ट स्किल्स आर इन हायर डिमांड इन द जॉब मार्केट. केरला में जो वेजिस है वो सबसे ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखा जाता है वो भी केरला में देखा जाता है. और जो मनरेगा के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो 40 से 60 या 65 की एज के बीच है, जो कि अनस्किल्ड है, पर उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है क्योंकि वैसे वेजेस ज्यादा है कंपेयर किया जाए तो अगर और अनस्किल्ड एरियाज में, इस वजह से 65 माइग्रेशन की 66. कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो आप? हाँ. ठीक है. So Bengaluru Airport wins the award at UNESCO's 2023 Prix Versailles. So it is recognized as one of the world's most beautiful airports and awarded special prize for interiors at the UNESCO 2023 Prix Versailles. So हमें पता होना चाहिए कि award किस purpose के लिए दिया जाता है. So Prix Versailles, it focuses on the intelligent sustainability. ये term important है. Intelligent sustainability as a cultural driver, acknowledging innovation, creativity, reflection of local heritage at the same time, ecological efficiency and values of social interaction. So हम बोल सकते हैं ये बाकी सारी areas a component है of intelligent sustainability. So this can be noted down. So hockey capital हम बोल सकते हैं is the state of Odisha.
until a few years ago, Odisha had some phenomenal athletes, primarily in hockey, but lacked the support system to nurture them. However, in a short span, we are seeing it has built an infrastructure and culture that is churning out the world-class athletes across disciplines. So, इससे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे state of Odisha, it is championing in the sports of hockey. Likewise, different states, they can have similar types of specialization in other sports. सो इस तरीके से हम स्पेशलाइजेशन भी प्रमोट कर पाएंगे एंड कलेक्टिवली सभी स्पोर्ट्स में वी कैन परफॉर्म नाइसली. सो इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है. कल्चर भी नर्चर किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है. टीच देम अर्ली. So instill the confidence in the idea of sports as a long term career. मैंने कुछ दिन पहले भी ये पॉइंट रेज किया था कि स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन, एज योर करियर नहीं इतना ज्यादा देखा जाता है. ऑल्दो दिस माइंडसेट इज चेंजिंग, बट वही टीच देम अर्ली, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन द चिल्ड्रन, इन स्पेशली द फैमिली, जिनका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So Odisha has emerged as the highest spender in creating sports infrastructure in India. So they have, अगर हम उनके स्पोर्ट्स बजट की बात करें, पहले it used to be somewhere around rupees 4.2 crores in 2000, and now it is allocating 1200 crore rupees to sports in the current financial year out of the total budget. So Mansi, we can take up कि important areas, for example, दोर्स और अखाड़ा, ट्रेडिशनल कल्चर वहां से स्पोर्ट्स के जो उठाते हैं. उसके बाद फिर युवा ओडिशा, नवीन ओडिशा, इट फर्दर एम्स टू ड्रॉ द यूथ इनटू द स्पोर्ट्स. तो एग्जांपल ले सकते हैं वैसे ही, जैसे कि हाँ, तो देखो पांडाज आर नोन फॉर द ट्रेडिशनल फिटनेस रिजिम फिजिक, तो उसको भी दिया जाता है कि कैसे प्रीस्ट जो रहे वो एक्सप्लोर वेट लिफ्टिंग में आ जाए. तो ये दिखाता है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर और स्पोर्ट्स का एलिमेंट है, कैसे कनेक्शन दोनों है बीच में. Right. So Khelo India Youth Games 2022, these were also hosted by Odisha. और एक और important point है, अगर states में sports infrastructure अच्छा है, sports area अच्छा perform कर रहा है, तो it also attracts international sports agencies also, federations also. For example, FIFA. So they have also displayed interest in the state. So international recognition मिलता है तो और support मिलता है to the sports persons. So that's how, जैसे हम बात करते हैं कि क्या हम 100 गोल्ड मेडल्स जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे. So उस चीज की हम अगेन बड़े लेवल पे और बात कर सकते हैं. सो स्पोर्ट्स बजट की हमने बात करी, 1200 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंड, एंड बाकी स्टेट्स में इट इज लाइक यूपी का दे रखा है 957 करोड़. गिवन द साइज ऑफ द स्टेट, एक कम है कंपेयर टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा. वेस्ट बंगाल में इट इज दिस मच. सो दिस नीड्स टू इंक्रीज. मानसी, जैसे यहाँ पे मूवीज का दिखाया हुआ है, तो जब हम डेली लाइफ में देखते हैं, काफी सारी न्यूज पढ़ते हैं कि अ, किसी ने सिर्फ थप्पड़ की वजह से किसी को मार दिया, या फिर 50 वर्ष चाकू से घोंप कर उसकी डेड बॉडी के ऊपर डांस करने लगा. तो आपको क्या लगता है कि मूवीज की वजह से कितना इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि इस टाइप का सेम सीन हमें जोकर मूवी में देखने के लिए मिला था, जहाँ वो गोलियों से काफी सारे लोगों को मारकर सड़क पर सीढ़ियों पर डांस करता हुआ दिखा था. सेम चीज अगर कोई 17 साल का यूथ अगर करते हुए देखते हैं, तो उस चीज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कि अगर देखा जाए तो जैसे एनिमल मूवी अभी आई थी, उसमें काफी वॉयलेंस था, तो उससे आपको नहीं लगता सोसाइटी में वॉयलेंस प्रमोट होता है? तो उस चीज को किस तरह से रोका जा सकता है नहीं, जब अच्छा इतना पॉइंट इंप्रेशन? आपने रेज किया कि मेंटली स्पेसिफिकली यूथ के ऊपर इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो जब हम फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की बात करते हैं, तो ये सारी एरियाज भी दे नीड टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. क्योंकि और इसके साथ साथ व्हेन वी से कि इवन जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, हीरोज एंड हीरोइंस की हम बात करते हैं, तो किस तरीके का आइडिया वो इंडोर्स कर रहे हैं जब वो कोई डिसीजन लेते हैं कि दे विल बी गोइंग अहेड विद दिस फिल्म. सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी और मेकिंग अ मूवी सक्सेस. सो यही एक, आई वुड से, दो ये एरियाज इंपॉर्टेंट हैं.
तो यहाँ पे न्यू नॉर्थ साउथ कॉम्बो की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना हो और क्या हम बात कर सकते हैं? यहाँ पर हम ये देख सकते हैं जैसे A+ सर्टिफिकेट या 18+ सर्टिफिकेट या सेंसर बोर्ड की तरफ से जो दिया जाता है, तो क्या वो इनफ है इन चीजों के लिए कि कितना वॉयलेंस दिखाना चाहिए, या ये सिर्फ ये बोल देने से कि 18+ ही देख सकते हैं, तो क्या जो कम एज के हैं वो उन मूवीज को नहीं देख रहे? तो उस चीज को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे? यही था। हाँ, वो ये रेगुलेशन थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट पे। आई थिंक अभी ये थोड़ा लिबरली होता है। Questionable searches under the Money Laundering Act. So, Enforcement of Prevention of Money Laundering Act 2002 passed in the background of India's commitment to the international community to fight the drugs menace and terrorism. क्योंकि अगर अगेन फाइनेंसिंग कहाँ से आती है ड्रग ट्रेड के लिए, ड्रग स्मगलिंग के लिए या टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, तो दैट इज थ्रू ब्लैक मनी, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी। तो उसको रेगुलेट नहीं, उसको प्रोहिबिट और बैन करने के लिए वो चीजें ना हो एब्सोल्युटली, तो वी हैड इंट्रोड्यूस दिस PMLA Act 2002. So it has caused much consternation, especially after its usual interpretation by the Supreme Court of India in Vijay Mandalal Chaudhary and others versus Union of India 2022 case. So इस case में Supreme Court limited its application to on the wrongful and illegal gain of property as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. So application has been limited to only such types of cases जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से जो पैसा आया उसके थ्रू अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है थ्रू रॉन्गफुल एंड इलीगल मीन्स, सो फॉर दैट वो उसको scheduled offense माना जाएगा and that would be done under the PMLA Act investigations and all of that. So it also held कि जो property it must qualify the definition of proceeds of crime under this PMLA Act 2002. And जो authority है of the authorized officer to prosecute any person for this offense gets triggered only if there exist proceeds of crime within the meaning of this section. सो कोल्ड यहाँ बोला जा रहा है लाइक अगर शॉर्ट समरी में बोले कि नॉट इवन इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वॉल्यूम द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर दिस सेक्शन 2 will get attracted unless the property has been derived or obtained as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. So this was saying Article 141. So ये बोलता है if the offense also reported is scheduled offense है only in that eventuality जो property recover की जाएगी by the authorized officer that would partake the color of proceeds of crime, तो तभी उसको as a this proceeds of crime consider किया जाएगा, enabling him to take further action under the act. So Article 141 है and the abuse of authority by the central investigating agencies and the abuse of the process of the court raise disturbing questions. So ये दो challenges हैं, concerning areas हैं, damaging to federalism. So yet what is happening in some states is जहाँ basically जहाँ पे opposition rule parties are in power, that is damaging फेडरलिज्म। तो हो क्या रहा है जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, इट इज नॉट कवर्ड बाय द स्केड्यूल ऑफ PMLA एक्ट and offenses in relation thereto they are not the scheduled offenses. So यहाँ पे जो crimes हो रहे हैं under this act, बात ये हो रही है कि जो PMLA एक्ट है उसका ambit थोड़ा और widen और broader किया जाना चाहिए. So ED in these states is conducting inquiries with respect to the alleged illegal mining of the sand or minor mineral under the control of states and not the union. So Mining Act जो है it talks about curbing the evasion and enables penalty and prosecution for any illegal extraction of minerals, but that power is with the state government. तो इसको थोड़ा और बात ये हो रही है कि और stringent बनाने की जरूरत है. So selective भी एक issue है. हाँ जी. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का एग्जैक्टली मतलब क्या मीनिंग है इसमें? कहाँ पे? डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बिल्कुल बिगिनिंग में जब पैराग्राफ था ये। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स यहाँ पे यही मतलब है कि क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू अगर आप
पैसा जो आप अर्न कर रहे हो, ब्लैक मनी जो अर्न कर रहे हो, या जो एक्सटॉर्शन मनी भी हम उसको बोल सकते हैं, उसके थ्रू आप जो प्रॉपर्टीज खरीदते हो थ्रू द रॉन्गफुल मीन्स या इलीगल गेन, जो पैसा इलीगली आपको मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंडर वो चीज आएगी। ओके। क्राइम करने के बाद जो आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सो सेलेक्टिव टारगेटिंग, यहाँ एक बात की जाती है भी, एक लाइक पॉलिटिकली इस चीज को रेज किया जाता है। सो नाउ द सीबीआई ईडी दे हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डू व्हाट इज नॉट ऑथराइज्ड अंडर द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो यही बोला जा रहा है कि जो ऑथराइज नहीं किया गया है, जिसपे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली बात करी है, तो जो एरियाज विच आर नाउ लेफ्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट, सीबीआई और ईडी उनको यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे, एंड वो उनके लिए एक तरीके से एब्सोल्यूट फ्रीडम हो जाएगी फॉर सिलेक्टिव टारगेटिंग। तो अब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं एंड इसको ऐसे पुटअप भी नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट फॉर आवर डिस्कशन हेयर। सो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि द अक्यूज्ड पंकज मिश्रा इज द एमएलए रिप्रेजेंटेटिव द झारखंड चीफ मिनिस्टर एंड इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, so the design is clear. Clearly the process of law is being abused in an innovative and lethal manner to target the political party ruling in Jharkhand. So the efforts on by the ED to implicate other governments in some states, including Tamil Nadu, ED is singularly inactive in states which are run by the BJP, where the incidents of illegal mining, they are happening in a very serious manner. So ये हाई कोर्ट ने बोली है ये सारी स्टेटमेंट्स। सो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, हम बोल सकते हैं इस चीज को भी, कोटिंग दी हाई कोर्ट। So mines and minerals are not a part of scheduled offense. So यहाँ हम बात कर रहे थे again few days ago genome sequencing की. So staying alert, this is in the context of new variant of COVID-19 JN.1. India must sustain focus on genome sequencing for the novel variants. So because COVID-19 is caused because of the virus, तो gene mutations जो virus में होते हैं, new variants हो रहे हैं virus के emerge, again they can be threatening also. अगर वो long time period के लिए sustain कर पाते हैं तो cases they start increasing. तो यहाँ पे genome sequencing हमारे लिए important है, वो ही हम बोल सकते हैं एक important instrument या tool है जिसके through we can be better prepared to deal with any large number of cases or any future pandemic. So that we'll be able to know कि genome sequencing क्या है, accordingly vaccine कितनी efficient effective रहेगी,